देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। नागौर के डिडवाना में दो सगी बहनों और बड़ी बहन के बेटे बेटी के शव पड़े मिले। बीकानेर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने घर में सामूहिक सुसाइड किया। नागौर में 18 साल के लड़के ने अपने माता पिता और बहन को कुल्हाड़ी से काट दिया। जोधपुर के रामनगर गांव में भतीजे ने अपने चाचा के पूरे परिवार को मार डाला। पिछले 6 महीने में सामूहिक हत्या और सामूहिक आत्महत्या की ऐसी 15 बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया। पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड इतना तेजी से बढ़ा है कि कई परिवार बर्बाद हो चुके। छोटी सी बात पर पूरे परिवार की हत्या कर देना, हताश होकर पूरे परिवार का गला घोट देने जैसी घटनाएं डर पैदा कर रही है। आखिर कौन सी वो वजह है जो अपने ही लोगों को हैवान बना रही है? क्यों ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं? पिछले 6 महीने में घटित ऐसे 4 मामलों की तहकीकात की गई और स्टडी की गई। उसमें पता चला कि उन केस में पुलिस की पड़ताल किस नतीजे तक पहुंची, यह भी जाना। 20 जनवरी 2023 के दिन सुबह कुचामन डिडवाना जिले के नुआ गांव में घर में मां साजिया बानो, पत्नी लियाकत अली और उसके बेटे अबीर व बेटी कनिष्का बानो के शव कमरे में बेड पर और एक दूसरी महिला नाजिया, पत्नी सलाउद्दीन की बॉडी फर्श पर पड़ी मिली। नाजिया बेड पर पड़ी मृतका साजिया की सगी बहन और जेठानी थी। दोनों महिलाओं के शौहर कई सालों से सऊदी अरब में रह रहे थे। मोलासार एसएचओ सुनील चौधरी ने बताया कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि दोनों सगी बहनें पारिवारिक विवाद से परेशान थी और इसी के चलते उन्होंने एक साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली। पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष में विवाद था और उन्हें ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था। दोनों के शौहर भी उनके पास नहीं रह रहे थे और रोज रोज के तानों और जिल्लत से परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठा लिया। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मनीषा गौड़ ने बताया कि इस मामले में दोनों सगी बहनें घरेलू हिंसा और अपनों की प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी। दोनों अपने अपने शौहर की बेवफाई और बेरुखी से भी परेशान थी। उन्हें पीहर पक्ष या ससुराल पक्ष से कोई सपोर्ट नहीं मिला। वो अवसाद में आ चुकी थी और उन्हें ये भी लगा कि जब हमारे जिंदा रहते बच्चों का ये हाल है तो मरने के बाद इनका क्या होगा। यही सोचकर उन्होंने उन बच्चों की भी हत्या कर दी। महीने भर पहले बीकानेर के मुक्तानगर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले हनुमान सोनी के घर में मकान मालिक किराया लेने पहुंचा तो पता चला कि अंदर 5 शव पड़े हैं। हनुमान सोनी की पत्नी विमला, 2 बेटे मोहित, ऋषि और एक बेटी गुड़िया। उनके शव अलग अलग कमरे में बनाए फंदे पर झूल रहे थे। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हनुमान सोनी जेवरात का काम करते थे। मौके से महिला विमला का लिखा हुआ सुसाइड नोट भी मिला और उसमें उन्होंने लिखा था कि पीहर वाले और ससुराल वाले दोनों पैसे मांगते थे। ससुराल वालों ने घर में भी कोई हिस्सा नहीं दिया। ऐसे में पूरे परिवार के पास मरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस मामले में डॉक्टर बताते हैं कि इस मामले की स्टडी से पता चलता है कि पति लोन के बोझ तले दबा हुआ था और उसने पीहर और ससुराल से भी काफी कर्जा ले लिया था, जिसे चुकाने के लिए भी उस पर प्रेशर था। सबसे पहले उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा और उसे मरना ही पड़ेगा। उसकी यही नेगेटिविटी धीरे धीरे पूरे घर में आ गई। पत्नी को भी यही लगने लगा कि अब मरना ही पड़ेगा और इस केस में भी सुसाइड से पहले बच्चों को मारा और उसके बाद खुद को मार लिया। फांसी के फंदे पर सबके शव झूल रहे थे। खुद हनुमान सोनी का शव घर के आंगन में पड़ा था। 1 महीने पहले नागौर के पादुकला कस्बे में रहने वाले ज्वेलर दिलीप सिंह, उसकी पत्नी राजेश कंवर और बेटी प्रियंका की घर में लहूलुहान लाश मिली। घर के इकलौते बेटे 20 साल के मोहित ने ही उन्हें कुल्हाड़ी से काट कर मारा था। कुल्हाड़ी के वार इतने जोरदार थे कि दिलीप सिंह, राजेश कंवर और प्रियंका के शरीर से खून की पिचकारियों के चलते घर में चारों ओर खून ही खून बिखर गया। दीवारों पर भी 10 से 12 फीट तक खून के छींटे थे। पादुकला एसएचओ मानवेंद्र सिंह ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि मोहित अकेलेपन का शिकार था। वो खुद को भी मारना चाह रहा था। यही सोचकर उसने 2 बार घर में बने पानी की टंकी में कूदकर जान देने की भी कोशिश की, लेकिन वो खुद को मारने में कामयाब नहीं हो पाया। उसे अपने परिवार को खत्म करने का भी पछतावा नहीं था। उसका तो ये मानना था कि ये सब जिंदा रह कर क्या करेंगे। इस मामले में डॉक्टर मनीषा कहती है कि इस तरह के मामलों में बच्चे का माइंड फ्रीज हो जाता है।
हत्या करने वाले बच्चे का कोई दोस्त नहीं था और वो मोबाइल को ही दुनिया मान कर बैठता था और अकेलेपन ने भी उसे नेगेटिविटी से भर दिया और उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। वो एक काल्पनिक दुनिया में चला गया और इसी कारण पहले उसने अपने परिवार को खत्म कर दिया और उसके बाद खुद को मारने के भी प्रयास किए। ऐसी एक घटना नहीं है, कई घटनाएं हैं, पूरे देश में ऐसी कई घटनाएं हैं। या तो लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या विवाद के चलते आत्महत्या कर रहे हैं और अपने ही परिवार को खत्म कर रहे हैं। और इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ तनुज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। तनुज जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तनुज जी, जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, या तो लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड कर रहे हैं या फिर अपने ही परिवार को खत्म कर रहे हैं, क्या कारण है कि इस तरह की लगातार घटनाएं सामने आ रही है? देखिए धर्मिष्ठा जी, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का जो युवा है वो अपने परिवार से उतना बेहतर रूप से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मानसिक रूप से, आत्मीय रूप से उसका जो एक कॉन्फिडेंस है। देखिए, अक्सर क्राइम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के चलते हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करने की बहुत आवश्यकता है। और पीढ़ी आ रही है उसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। तो एक तो कॉन्फिडेंस की बहुत आवश्यकता है, साथ में परिवार का तालमेल, आपसी तालमेल जो है परिजनों का अपने बच्चों से आपसी व्यवहार में सभी का बहुत अच्छा होना चाहिए तालमेल। बिल्कुल। किसी तरीके का मन मुटाव रख के चलना या कोई अगर कंफ्यूजन है तो उसमें पेरेंट्स बच्चों से चर्चा नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, बहुत युवा जो होते हैं वो इस तरीके की अपनी यंग एज से बहुत सारी चीजें गलत तरीके से पाल लेते हैं, जो कि आगे चल के एक बड़े गुस्से में या क्राइम के रूप में हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है आपने कि बातचीत करना चाहिए परिवार वाले। यहाँ एक बात और देखना चाहेंगे हम कि तनुज जी, जैसा कि हमने देखा है कि बड़े जो हैं वो तो करते ही है, चलो कई बार जैसे कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया या डिप्रेशन में किसी से विवाद है, घरेलू विवाद, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आती है जिसके तहत आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन छोटे-छोटे बच्चे जो भी आत्महत्या का मतलब भी नहीं समझते। कई बार हमने देखा है पेपर बिगड़ गया, दोस्त ने कुछ कह दिया या कोई छोटी सी गलती हो गई, घर वालों को बताने में इतना हिचकते हैं कि उन्हें लगता है कि घर वालों की डांट सुनने से बेहतर है कि आत्महत्या कर ले। इतने छोटे से बच्चों के मन में ये आत्महत्या जैसी चीज पनप कैसे जाती है? देखिए, क्या होता है कि काउंसलिंग एक बहुत बेहतर ऑप्शन होता है। सबसे पहले काउंसलिंग जरूरी नहीं है हम बाहर वालों के साथ किसी डॉक्टर या किसी रजिस्टर्ड काउंसलर से कराएं। बिल्कुल। एक परिवार में माता पिता की या किसी भाई बहन की आपसी परिजनों से अच्छी काउंसलिंग, उसी को हम अच्छे रिश्ते भी कहते हैं, अच्छी काउंसलिंग होना जरूरी है। उन्हें इतना फ्रेंडली रखने की आवश्यकता है कि वो आपस में कोई भी चीज को छुपाए नहीं। छोटी बात, छोटी हो बड़ी हो, वो खुल करके घर में बताए, परिजनों को बताए, माता पिता को बताएं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत सारे भविष्य में होने वाले क्राइमों पर अंकुश लगने की बहुत बड़ी एक अनुशंसा रहेगी। साथ ही साथ ये जो इस तरीके की जो आत्महत्या के मामले हम देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती हो सकती है। बच्चों को प्रेशराइज करना किसी भी चीज के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए हो, कोई काम के लिए हो। देखिए, क्या होता है लाइफ में बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन आते हैं। जिंदगी का नाम ही ऐसा रहता है कि हम देखते हैं कि कई बार ऊपर है, कई बार नीचे है। लेकिन स्थिर रूप से मनोबल को स्थिर रखना, मानसिक रूप से स्थिर रहना, यही हर परिस्थिति में बच्चों को सिखाना चाहिए। और जो भी परिजन, जो भी पेरेंट्स इस तरीके से अपने परिवार वालों को, बच्चों को इस तरीके से गाइड करेंगे, जी। तो निश्चित रूप से आत्महत्या के मामलों में भी बहुत हद तक कंट्रोल होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जी। परिवार वाले अगर अच्छे से गाइड करेंगे तो इस तरह के मामले रुकेंगे। लेकिन यहाँ जैसे आत्महत्या की बात हमने करी, परिवार वालों का साथ रहेगा, सपोर्ट रहेगा तो रुक जाएगी। लेकिन कई बार हमने ऐसी चीजें भी देखी कि एक परिवार के एक सदस्य ने मात्र गुस्से में आकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ऐसे एक मामले नहीं, कई मामले हमारे सामने आते हैं जहाँ पूरे के परिवार को खत्म कर दिया और उसके बाद उस बच्चे की या फिर उस इंसान की आंखों में थोड़ा सा खौफ या थोड़ा सा भी, वो बोलते हैं ना, थोड़ा सा हिचक रहती कि नहीं मैंने अपने परिवार को खत्म कर दिया, वो शर्म भी नजर नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि अपने ही परिवार को खत्म करने के पहले नहीं सोचते? जहां एक और हम देखते हैं कई बार कि परिवार में किसी को छोटी सी चोट लग जाती है तो हम सिहर उठते हैं, उसे अस्पताल लेकर दौड़ते हैं कि कहीं कुछ हो नहीं जाए। एक समय ऐसा आता है कि उसी परिवार की हम जान ले लेते हैं बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। देखिए, क्या है, मुझे लगता है ये फिर एक जो इस टाइप के जो केसेस होते हैं, ये फिर कोई मनोरोग किसी को हो सकता है। और ऐसे में उन्हें एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। जब कभी भी अगर कुछ इस तरीके के विचार मन में आ रहे हैं और जिन विचारों का निराकरण सिर्फ आपकी काउंसलिंग से या आपकी बातों से या परिजनों के आत्मविश्वास और काउंसलिंग के बाद भी नहीं निकल पा रहा है,
तो वो कोई मनोरोग हो सकता है। बिल्कुल। ऐसे में जो मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं उनकी परामर्श करने में बिल्कुल हिचकना नहीं चाहिए, और उनसे परामर्श करके निश्चित रूप से जो सही ट्रीटमेंट है उस बीमारी के लिए वो करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। ये एक तरीके का एक बीमारी भी हो सकती है जो इस तरीके के क्राइम्स को अंजाम देने में बहुत हद तक कारगर होती है। बिल्कुल, बहुत सही बात कई कही तरह की आपने। बीमारियां होती है जी। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि कई बार ऐसी बीमारी होती है, एक तरह से देखा जाए तो मनोरोगी ही होते हैं जो अपने ही परिवार को खत्म कर देते हैं। इसमें आप मोबाइल एडिक्शन को कितना सही मानते हैं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि क्राइम शोज़ देखने के बाद या फिर ऐसी वेब सीरीज़ देखने के बाद भी इस तरह के जो विवादित जो दिमाग के अंदर उपजते हैं इंसानों के मन में, कई बार ये चीज़ें भी होती है वजह। देखिए, अभी डिजिटल टाइम है, बिना मोबाइल के तो मुझे नहीं लगता कि जीवन यापन अब संभव रहा है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मोबाइल का इस्तेमाल इतना हानि नहीं पहुंचाता, इससे ज्यादा हानि ये पहुंचा सकता है कि आप मोबाइल के अंदर इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। कई लोग अपने कार्य को मोबाइलों के द्वारा या इस तरीके से किसी अन्य यंत्रों से अपना जीवन संसाधन भी चला रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग इसका दुरुपयोग करके और गलत तरीके की चीजों को, गलत तरह की धारणाओं को अपना करके और इस तरीके की प्रवृत्ति अपनाते हैं और इस तरीके के क्राइम को और चीजों को अंजाम देते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले चूज बेटर फॉर योर सेल्फ, कि आपको क्या सही है उसको ही पकड़ना है। और बाकी की देखिए, बहुत इंटरनेट ऐसे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, बहुत सारी चीजें हैं जो काम की नहीं होती हैं, तो उन बिल्कुल। सबको हटाते जाइए, काय को उसमें अपना समय व्यर्थ करना। जी। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि मोबाइल तो ज़रूरी है, लेकिन उस मोबाइल के अंदर हम क्या देख रहे हैं, उस पर ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे कि रिवेंज और शक, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो अधिकतर क्राइम करवाती हैं। इसको कितना आप मानते हैं कि ये सच में क्राइम करवाती? परिवार के परिवार रिवेंज और शक के चलते खत्म हो जाते हैं। देखिए, रिवेंज लेना ये आदत जो है बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि अरे उसने ऐसा करा तो आप भी ऐसा कर दो, वहां ऐसा हुआ तो आप भी ऐसा करो। देखिए, मुझे लगता है रिवेंज इज ऑलवेज हार्मफुल। बिल्कुल। तो हमेशा रिवेंज लेने की जो प्रवृत्ति है, ये बच्चों में शुरू से पनपने ही नहीं देना चाहिए। हम क्षमा करने में विश्वास रखते हैं, और यही प्रवृत्ति के साथ परिवार के जितने भी बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, इनको यही सिखाना चाहिए कि क्षमा की जो आपके अंदर कैपेसिटी उसको डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्षमा करें, बजाय उनसे बदला लेने के। साथ साथ शक की बीमारी का तो कोई इलाज है ही नहीं, जैसे कि बिल्कुल। हम जानते हैं किसी वैद्य के पास में भी नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत गंभीर समस्या है और लाइलाज बीमारी है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, इन पे खुद से ही नियंत्रण किया जा सकता है और करना भी चाहिए। बिल्कुल, बहुत जी। सही बात कही कि शक का कोई इलाज नहीं है और रिवेंज तो बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि रिवेंज नहीं लेना है, माफ़ करने की प्रवृत्ति इंसान के अंदर होनी चाहिए। एक चीज़ जो जानना चाहूँगी कि वर्तमान का जो युग है, डिजिटलाइज़ेशन का युग है, लोग दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हैं। बच्चों को देखो तो बच्चे भी मोबाइल पे हैं, पेरेंट्स भी मोबाइल पे लगे हैं। ठीक है मोबाइल पे लगना, लेकिन कई बार मोबाइल की लत इतनी खतरनाक हो जाती है कि इंसान अकेलेपन का शिकार हो जाता है और उस अकेलेपन में कई बार इंसान का माइंड फ्रीज़ हो जाता है। क्या ये भी वजह हो सकती है इस तरह की घटनाओं की? देखिए, अकेलापन तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। तो वो कहावत जो है वो मुझे लगता है सही होगी। और अकेलापन तो नहीं होना चाहिए। अगर आप अकेले भी हैं तो कोशिश करें कि सामाजिक रूप से किसी कार्य में जुड़ जाएं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जो भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं उसमें अपना योगदान दें। क्योंकि देखिए, अगर आप खाली रहेंगे तो आप निष्क्रिय हो जाएंगे, आप किसी काम के नहीं रहेंगे, आप व्यर्थ रहेंगे। लेकिन आप व्यस्त रहेंगे तो जीवन में आप योगदान देंगे, और जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कर्मों में योगदान देता है, निश्चित रूप से उसका जीवन सद्भावनाओं के साथ में आगे बढ़ता है। जी। बिल्कुल सही कही कि सद्भावना के साथ उनका जीवन आगे बढ़ता है। एक चीज़ और यहाँ देखने में आती, कई बार हम देखते हैं कि शक की हमने चर्चा करी, यहाँ पर एडिक्शन की बात करी, अकेलेपन की बात करी, लेकिन जी। जैसे आत्महत्या करने वाले कुछ लोग होते हैं जो कई समय से डिप्रेशन में रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं। उनके शब्दों से कई बार ऐसा लगने लगता है कि वो जीवन से उब चुके हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके क्या उन्हें उचित काउंसलिंग देकर इस तरह के मामलों को रोका जा सकता है? और जो हत्या करने वाले होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, वो बचपन से क्रिमिनल नहीं होते, उन्हें परिस्थितियां कई बार क्रिमिनल बना देती है। क्या हो सकता है इनमें? ऐसा कुछ हो सकता है इन परिस्थितियों में उन्हें कुछ समझाइश देकर या फिर उनकी स्थिति को जांच परख के इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है? बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, क्या है कि अगर आप पहले से भाप लेते हैं इस तरह की किसी स्थिति को, किसी
मनोरोगी को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर इस तरह की कोई भी भावना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि काउंसलिंग साथ-साथ जो चिकित्सक होते हैं, मनोरोग चिकित्सक, उनसे निश्चित रूप से बेहिचक खुल करके परामर्श करना चाहिए। और क्योंकि देखिए आपका जीवन अनमोल है और दूसरों का भी अनमोल है। क्राइम करने वालों जो क्राइम करते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि सामने वाले की भी ज़िंदगी अनमोल है और खुद भी क्राइम करके देखिए नर्क के भोगी हो जाते हैं। बिल्कुल। सजाएँ मिलती हैं कानून के द्वारा। तो अपनी ज़िंदगी खराब करना, सामने वाले की ज़िंदगी खत्म करना, उससे बेहतर है कि अपनी काउंसलिंग कराएँ, समय पे इलाज कराएँ। इस तरह की जो भी सोच पनप रही है, उसको पनपने के साथ में घर परिवार वाले भाँप लें, उसे पहले ही भाँप करके उसका विशेषज्ञों द्वारा इलाज हो, तो निश्चित रूप से काफ़ी हद तक ऐसे मामले नहीं होंगे और जो भी इस तरीके की सोच पनप रही है, आगे बढ़ रही है, उसमें भी बहुत हद तक अंतर आएगा, कमी आएगी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल सही कहा कि जी। परखना होगा, जाँच करनी होगी और हत्या कर हम अपना भी जीवन खत्म करते हैं और सामने वाले की हत्या कर उसका भी जीवन खत्म करते हैं। तनुज जी, तमाम जानकारी के लिए और इतने गंभीर विषय पर हमारे साथ विस्तृत चर्चा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। इन सामूहिक हत्याकांड और आत्महत्याओं को रोकने के लिए हमें हमारे अपने की हर बदली एक्टिविटी पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, उसके हर बदलाव को मेज़र करना चाहिए। ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं वो नेगेटिविटी में तो नहीं है, कहीं अकेला और गुमसुम तो नहीं हो गया। उसके एक्शन और उसके रिएक्शन अगर विचित्र हो तो तुरंत ही उसे साइकेट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक के पास ले जाएं। इस हालत में उसे ट्रीटमेंट दिलाकर ही अवसाद और नेगेटिविटी से बाहर लाया जा सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति को आपने छोड़ दिया तो वो कोई भी गंभीर अपराध कर सकता है, खुद को हानि पहुंचा सकता है। पॉजिटिविटी के माध्यम से ही उन्हें रोका जा सकता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।